हाँ जी, नमस्कार। खम्माग्नि, जय श्री राम, राधे राधे। सभी को नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस परिवार पर। सभी साथी एक साथ में इस सेशन के अंदर जुड़ जाइएगा। और प्यारे साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद में हमारी मुलाकात हुई है, तो सभी साथी सेशन के अंदर ज्वाइन हो जाइएगा और फिर बेहतरीन अंदाज के साथ में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हुए हम भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलेगा। आज हम शुरुआत करते हैं अपने भारतीय इतिहास की। देखते हैं हमारा इतिहास क्या क्या कहता है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी हमारे सामने, ये जो प्यारे साथियों हमने पढ़ा है इतिहास इतिहास इतिहास, ये वास्तव में इतिहास है क्या? हमने जो पढ़ा है इतिहास बहुत बार सुना है, इसके सवाल, इसके क्वेश्चंस बहुत एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इतिहास के परिचय के अंदर वास्तव में इतिहास है क्या, वास्तव में इतिहास है क्या। तो चलेगा प्यारे साथियों, बिना समय गवाए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली बात हम करें तो ये जो इतिहास शब्द है ना, ये हमारी अंग्रेजी भाषा के, कौन सी भाषा के? अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द से मिलकर बना है। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द रहेगा, कौन सा? हिस्ट्री शब्द रहेगा। अपने अंग्रेजी भाषा का एक शब्द रहने वाला है हिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह रहने वाली है, ये जो हिस्ट्री शब्द है ना, हिस्ट्री शब्द, इसका लैटिन अर्थ क्या होता है? यह हिस्ट्री शब्द है ना, यह लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। देखो, ये हमारे लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है? हिस्टोरिया। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है प्यारे साथियों? हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। अब ये जो हिस्टोरिया शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों, शोध करना या फिर अन्वेषण करना। शोध करना या फिर अन्वेषण करना, इसका अर्थ क्या होता है? शोध करना या फिर अन्वेषण करना। हमने साइंस के अंदर बहुत बार पढ़ा है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या किया? उस चीज पर शोध किया है, अन्वेषण किया है। यानी कि किसी भी चीज के बारे में गहनता से अध्ययन करना क्या कहलाता है? शोध करना या फिर अन्वेषण करना कहलाता है। तो इतिहास शब्द अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द से मिलकर बना है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है हिस्टोरिया, जिसका वास्तविक अर्थ क्या रहेगा? शोध करना या फिर अन्वेषण करना। ठीक है, चलो अभी हम जो बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, यही इतिहास शब्द हमारी संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। हमारी संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब आप कहोगे कि गुरुजी, प्यारे भैया जी, ये हमारी संस्कृत की भाषा है, तो इसके कौन कौन से 3 शब्द हैं? इन 3 शब्दों के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे। इसी के आधार पर हम क्या है? इतिहास की परिभाषा निर्धारित करते हैं। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? इतिहास की परिभाषा निर्धारित करते हैं। अब इन शब्दों के आधार पर हमने क्या की है प्यारे साथियों? इतिहास की परिभाषा निर्धारित कर ली है। कैसे प्यारे साथी? इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है कि इतिहास है ना, ये हमारी संस्कृत भाषा के 3 शब्द इतिहास है, इन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होने वाला है? इति का मतलब होता है प्यारे साथी ऐसा ही। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। हा का मतलब होता है निश्चित रूप से। हा का क्या मतलब होता है? निश्चित रूप से। हा का क्या मतलब होता है? निश्चित रूप से। और शय का मतलब होता है मेरे जिगर के टुकड़ों था। ये होती है हमारे इतिहास की परिभाषा। कैसे? थोड़ा समझ लेते हैं।
इतिहास जो शब्द है ये अपनी अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द से मिलकर बना है, और दूसरी बात ये जो इतिहास शब्द है ये लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शोध करना या फिर अन्वेषण करना। ये चीज तो हमने भैया क्या कर ली है, जान ली है। फिर यही शब्द इतिहास शब्द है ना हमारी संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसके अंदर पहला इति, दूसरा हा और तीसरा से रहने वाला। इति का मतलब होता ऐसा ही, एज इट इज, जैसा वर्तमान में हम देखते हैं, निश्चित रूप से, डेफिनेटली रूप से था। प्यारे साथी, इतिहास है क्या? हर व्यक्ति के अंदर एक दिमाग के अंदर सवाल पैदा होता है कि इतिहास क्या है। प्यारे साथी, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बड़े आकार का स्नानागार बना है, जिसके अंदर पानी है, सीढ़ियां बनी हुई है, तो हमने क्या बोल दिया, उसे स्नानागार है। वो चीज हमें मिली है तो वो इतिहास है। कैसे कि जो हमने देखा है, जो हुआ होगा वही हमने देखा है, तो ऐसा ही निश्चित रूप से था का मतलब है पहले था और वर्तमान में देखा है, तो ये क्या होगी, अपनी इतिहास होगी। समझे ना? मेरे हिसाब से ये चीज समझ गए होंगे कि इतिहास वास्तव में है क्या। चलो फिर प्यारे साथियों, इसकी परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि वास्तव में भैया इतिहास की एक मात्रा के अंदर, एक लाइन के अंदर अगर परिभाषा देखें तो इतिहास को सीमित कर सकते हैं। नहीं तो मनुष्य का बीता विकास कालक्रम, आदि मानव का विकास इतिहास है। लेकिन किसी परिभाषा को अगर वैज्ञानिक तरीके से उसे प्रामाणिकता मिली है तो वो परिभाषा कौन सी है? वो परिभाषा है, आपने नाम सुना होगा, एक इतिहासकार का नाम लिखा देता हूं प्यारे साथियों, E.H. कांट। E.H. कांट महोदय क्या कहते हैं? E.H. कांट महोदय एक परिभाषा देते हैं मेरे जिक्र के टुकड़ों। उस परिभाषा के अंदर क्या कहते हैं? वो कहते हैं अतीत और वर्तमान के मध्य चलने वाले निरंतर समाज को इतिहास कहते हैं। अतीत यानी जो बीत गया है। एक बार परिभाषा लिखते हैं फिर उसकी समझते हैं। देखो, अतीत एवं वर्तमान के मध्य, अतीत और वर्तमान के मध्य चलने वाले निरंतर संवाद को, चलने वाले निरंतर संवाद को इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। चलो, ये तो हमने क्या ले ली है मेरे प्यारे साथी? परिभाषा ले ली है। अब अपनी परिभाषा क्या कहती है? देखो, अतीत का मतलब होता है जो बीत गया है ना, जो बीत गया है, कि जो बीत गया है। वर्तमान जो चल रहा है, जो क्या है, चल रहा है। अब देखो, पास्ट और प्रेजेंट, बीता क्या है, पास्ट, चल क्या रहा है, प्रेजेंट। तो पास्ट और प्रेजेंट के मध्य का जो निरंतर संवाद है, कंटिन्यूसली इंटरव्यू है, कंटिन्यूसली संवाद है, लगातार जो उनके बीच की जो घटनाएं हैं वो क्या कहलाती है मेरे साथियों? इतिहास कहलाती है। और ये इतिहास की परिभाषा किसने दी है? E.H. कांट महोदय ने दी है। किसने दी है? E.H. कांट महोदय ने ये परिभाषा दी है। एक व्यक्ति का और नाम अगर लिखना चाहो तो आप और लिख सकते हो, तो उस व्यक्ति का नाम क्या रहेगा? उस व्यक्ति का नाम क्या रहेगा प्यारे साथियों? उस व्यक्ति का नाम रहेगा कौटिल्य। आपने सुना होगा, बार बार पढ़ा होगा और बार बार सुना होगा कि भाई ये कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ये है कौन, ये है कौन। तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलो जानते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है? कौटिल्य कौन था भैया? कौटिल्य कौन था? कौटिल्य कौन था? और कौटिल्य के प्यारे साथियों दो और नाम मिलते हैं। कौटिल्य के दो और नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चाणक्य मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? विष्णुगुप्त नाम मिलते हैं। ये वही कौटिल्य है, ये वही चाणक्य है जिसने घनानंद के घने दरबार के अंदर कहा था कि मुझे सिखा की कसम है कि तेरा साम्राज्य नष्ट करके मानूंगा, और अगर साम्राज्य नष्ट नहीं किया तो इस चोटी को काट दूंगा मेरे भाई।
ये किसने कहे थे? ये घनानंद के दरबार के अंदर जब चाणक्य को अपमानित किया गया तो चाणक्य ने क्रोध से अपमान की ज्वाला के अंदर कहा था कि मेरी अपमान की ज्वाला और तेरे घमंड के अंदर तेरा साम्राज्य में नष्ट करवा कर मानूंगा, मुझे इस सिगा की कसम है। तो ये वही व्यक्ति है, क्या वही व्यक्ति है। तो कौटिल्य का ग्रंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रंथ है? अर्थशास्त्र ग्रंथ है। कौन सा? अर्थशास्त्र, जिसके अंदर 16 अधिकरण है। कितने? 16 अधिकरण है। ये चीज नोट करना, ठीक है। और इस अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कौन सा रहेगा प्यारे साथी? मुख्य विषय रहेगा राजनीति। नाम अर्थशास्त्र, नाम इकोनॉमी एंड सब्जेक्ट पॉलिटी रहने हैं वाला। इसके अंदर प्यारे साथी कभी भी कंफ्यूज मत होना। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या था, मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो राजनीति उसका मुख्य केंद्र बिंदु था। तो कौटिल्य का नाम क्यों लिखा है? कौटिल्य ने कहा था कि एक राजा को प्रतिदिन अपने इतिहास का श्रवण करना चाहिए। एक राजा को प्रतिदिन अपने इतिहास का श्रवण करना चाहिए। किसने कहा था? कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त ने कहा था। ये वही व्यक्ति है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद के खिलाफ तैयार किया था और उसे हराकर एक मौर्य साम्राज्य अखंड भारत की नींव रखी थी। चलिएगा, अभी हमें अखंड भारत की नींव नहीं रखनी। अभी हमें समझना है कि वास्तव में ये जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं ना, इस इतिहास के जनक कौन हैं? इस इतिहास के जनक कौन हैं? हमें क्या पढ़ना है कि भाई ये जो इतिहास पढ़ रहे हैं ना, इस इतिहास के जनक कौन हैं। अब जनक के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है कि भाई जनक, इतिहास तो एक ही है तो एक ही नाम आएगा? नहीं भैया, इतिहास एक नहीं है। इतिहास एक है, लेकिन हमने उसे अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने पढ़ने के सहूलियत के अनुसार, समझने के सहूलियत के अनुसार 3 भागों में विभाजित कर दिया। वैसे इतिहास का अगर वैज्ञानिक विभाजन देखे तो वो भी कितने प्रकार का है? अगर वैज्ञानिक विभाजन देखना प्यारे साथी, वो भी 3 प्रकार है। लेकिन अभी अपने को साइंटिफिक विभाजन नहीं लेना है। अभी अपने को अपनी सहूलियत के अनुसार अपन ने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। तो वो भाग कौन कौन से है? चलेगा, सबसे पहली बात करते हैं प्यारे साथी, इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर 1 नंबर में अपने रहेगी प्यारे साथियों विश्व का इतिहास। क्या रहेगा? विश्व इतिहास रहने वाला है। क्या रहने वाला है? विश्व इतिहास। और 2 नंबर में रहने वाला है अपने भारत का इतिहास। विश्व इतिहास, भारत इतिहास। और तीसरा कौन सा है प्यारे साथियों? अपने राजस्थान का इतिहास है। अपने राजस्थान का इतिहास, ठीक है ना? चलो भैया, अब राजस्थान वालों ने राजस्थान इतिहास लिखा है, यूपी वाले उत्तर प्रदेश इतिहास लिखेंगे, बिहार वाले बिहार का इतिहास लिखेंगे। ये चीज है, ठीक है ना? हमने तो राजस्थान के, हमें आरपीएससी की वैकेंसी फाइल करनी है ना, उसके लिए। अब विश्व इतिहास की बात करते हैं। तो विश्व इतिहास के जनक प्यारे साथियों कौन है? विश्व इतिहास के जनक कौन है? ये वही व्यक्ति है जिसे इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। किसने कहा था? सिसरो महोदय ने कहा था। किसे कहा था? हेरोडोटस को कहा था। हाँ गुरुजी, ये तो बात एकदम सही है, तो हेरोडोटस से लिख दो। तो क्या रहेगा? हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस। अब ये कौन है? विश्व इतिहास के जनक है। अब उसके आगे लिखना चाहो तो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख सकते हो कि सिसरो ने इतिहास का पिता कहा है। सिसरो ने इन्हें इतिहास का पिता कहा है। सिसरो ने इन्हें क्या कहा है? इतिहास का पिता कहा। किसने कहा था? सिसरो महोदय ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। हेरोडोटस का प्यारे साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट एक ग्रंथ रहने वाला है। वो ग्रंथ कौन सा है? वो ग्रंथ है हिस्टोरिका। वो ग्रंथ कौन सा रहने वाला है मेरे सभी साथी बताएंगे? हिस्टोरिका ग्रंथ, ठीक है। ये तो अपने हो गई बड़ी बड़ी विश्व इतिहास की बात। किसकी बात होगी? विश्व इतिहास की बात होगी। अब अगली बात हम करें ना तो किसकी करेंगे? अपने भाई भारत इतिहास की बात करेंगे। तो भारत इतिहास के अंदर भी वही नाम आएगा? नहीं आएगा।
भारतीय इतिहास के जनक किसे मानते हैं प्यारे साथियों? वेद व्यास जी को मानते हैं। किसे मानते हैं? वेद व्यास जी को मानते हैं, क्योंकि भारत संस्कृति धर्म की नीतियों का देश है। तो उसके अंदर व्यक्ति का नाम भी कितना शानदार है, वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी का ग्रंथ कौन सा है प्यारे साथियों? अब ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, महाभारत है। कौन सा है? महाभारत है। तो वैसे कंफ्यूज नहीं होना है, रामायण के लेखक वाल्मीकि है, महाभारत वेद व्यास जी है। ये चीज नोट करने लायक है, गलत मत करना मेरे साथियों। चलो आगे। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है अपने राजस्थान का इतिहास। तो आपने बार बार सुना होगा घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध, घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? हेरोडोटस महोदय। अरे भाई, हेरोडोटस विश्व इतिहास के जनक हो गए। अपने कौन है राजस्थान इतिहास के? कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड रहने वाले हैं। कौन रहने वाले हैं? कर्नल जेम्स टोड रहने वाले हैं। और इनकी उपाधि बड़ी शानदार है, घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा कौन रहने वाले हैं? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा कहते हैं और आधुनिक राजस्थान इतिहास का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। चलो, अब इनकी दो पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इनकी पुस्तक का पहला नाम रहेगा एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी फर्स्ट पुस्तक रहेगी। और द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि प्यारे साथी इसका अगर ट्रांसलेट करें ना तो क्या आएगा? पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिम भारत की यात्रा रहने वाला है। पश्चिम भारत की यात्रा रहने वाला है। अब पश्चिम भारत के अंदर कौन आता है? आप सभी को तो पता है ना, ये चीज तो आप सभी को पता है ना। तो पश्चिम भारत के अंदर अपने कौन आने वाला है भैया? पश्चिम भारत के अंदर कौन रहने वाला है? राजस्थान रहने वाला है। कौन रहने वाला है? राजस्थान। और किस क्षेत्र के अंदर है? पश्चिम दिशा के अंदर है, पश्चिम। ठीक है, तो अपने बात की तो विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस महोदय, जिनका ग्रंथ हिस्टोरिका, सिसरो महोदय ने विश्व इतिहास का जनक कहा है। फिर भारत इतिहास वेद व्यास जी, जिनका ग्रंथ कौन सा है? महाभारत है। फिर राजस्थान इतिहास कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। फिर एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर दूसरा ग्रंथ द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जिसका वास्तविक अर्थ होता है पश्चिमी भारत की यात्रा। प्यारे साथियों, कितनी गजब की बात है कि कोई इंग्लैंड का व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति अपने राजस्थान का इतिहास लिखकर चला गया और हम उससे आज पढ़ रहे हैं। क्या अपने अंदर प्रतिभाओं की कमी थी? क्या अपन के लोगों के, स्थानीय लोगों के अंदर प्रतिभाओं की कमी थी, साहित्य की कमी थी, समझ की कमी थी? लेकिन बाहर का व्यक्ति लिखकर चला गया और आज उसको हम मानते हैं ना, ये चीज ध्यान में रखना। तो वे अपने जनक कौन हो गए भैया? तीनों चर्चा कर ली, विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास। अब प्यारे साथियों, हमने परिभाषा जान ली, विश्व जनक जान लिए। अब ओवरऑल हम देखें तो विश्व, ये जो इतिहास है ना, इस इतिहास को हमने डिवाइड किया है। भाई मान लो एक नीम का पेड़ है, उसको आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है, तो आप उसे एक साथ में उठाने में आपको क्या रहेगी? कठिनाइयां रहेगी। तो आप उसका क्या करोगे? छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग भाग कर दोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट दोगे, तब उसे आप आसानी से लेकर जा सकती हो। यानी कि हमने क्या किया? इतिहास बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इतिहास है। उसे हम समझने के लिए हमने क्या किया? उसके तीन भाग बना दिए, और तीन भागों की चर्चा अब हम करने वाले हैं। तो चलिएगा चर्चा करते हैं। अब हमें क्या करना है प्यारे साथियों? अब हमें करना है इतिहास का विभाजन। अभी हमें क्या करना है? इतिहास का विभाजन करना है। तो थोड़ा विभाजन कर लेते हैं,
चलो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा इतिहास का विभाजन करना है। अभी हम कर लेते थोड़ा विभाजन, और विभाजन करते हैं जल्दी से। चलो विभाजन के अंदर प्यारे साथियों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, रहने वाला ये है, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, उसके बाद में समझाता हूं। एक छोटा बच्चा है जो सबसे पहले क्या करता है, बोलता नहीं है ना, इशारों के माध्यम से अपने को चीजें समझाने की कोशिश करता है। तो जब वह इशारों के माध्यम से अपने को चीजें समझाने की कोशिश करेगा ना, तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो प्यारे साथी वह क्या रहेगा, इतिहास का पहला भाग रहेगा जिसके अंदर किसी भी प्रकार की लिपि का निर्माण नहीं हुआ, उसके अंदर पुरातात्विक साक्ष्य मिले। दूसरा भाग, वही बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब क्या करेगा, इशारे तो नहीं करेगा लेकिन बोलेगा, तोतला बोलेगा। अब तोतला बोलेगा तो अपने को वो भाषा समझ में नहीं आएगी। यानी कि दूसरा भाग इतिहास का कहता है कि लिपि का निर्माण हो गया भैया, अब उस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ठीक है, सिंधु घाटी की लिपि आपने देखी है। तीसरा भाग, वही लड़का अगर थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, मैच्योरिटी आ जाए, मैच्योरिटी से पहले मतलब मैच्योर तो जरूरी नहीं है ना, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए तो वो बोलना लिखना सब कुछ सीख जाए, अपने को समझा सके, तो वो क्या होती है, इतिहास का तीसरा भाग रहता है जिसके अंदर लिपि का निर्माण हो जाता है और लिपि को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 भाग हो गए। चलो पहला भाग लिखा देता हूं मैं आपको। इतिहास का पहला भाग रहने वाला है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, प्राग ऐतिहासिक काल रहने वाला है। पहला भाग हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा भाग हो जाता है मेरे जिक्र के टुकड़ों आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा, आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा रहेगा, आद्य ऐतिहासिक काल। और मेरे प्यारे सभी साथी तीसरा काल रहेगा जब बच्चा मैच्योरिटी से पहले जब भाषा का विकास सीख जाता है और अपने को समझा सकता है, तो ऐतिहासिक काल हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा, ऐतिहासिक काल हो जाएगा। यानी इतिहास के 3 भाग है, तीनों भागों की हम देखते हैं, चर्चा करते हैं कि वास्तव में इतिहास को किस प्रकार से समझ सकते हैं। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि भाई ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। प्यारे साथियों, वह काल जिसके अंदर इतिहास में जितने भी साक्ष्य मिले हैं ना, वो कौन से रहेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य रहेंगे, आर्कियोलॉजिक रिसोर्सेज रहेंगे। ठीक है, चलो यानी वह काल, यानी कि वह काल जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, वह काल जिसके अंदर किसी भी प्रकार का लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, तो जिसके अंदर कौन से प्रमाण मिलेंगे प्यारे साथियों, लिख दो, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य रहने वाले हैं। यानी इतिहास का वह भाग जिसके अंदर किसी भी प्रकार के लिखित प्रमाण नहीं मिले, ये तो हो जाता है पहला भाग। दूसरा भाग यानी वह काल जिसमें लिपि का निर्माण हो जाता है, जिसमें लिपि का निर्माण तो हो जाता है, लिपि का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, लेकिन उसे पढ़ने में असफल रहे हैं, पढ़ने में क्या है, असफल है। जब वो बच्चा तोतला बोलता है ना, तब हमें भाषा समझ में नहीं आती है ना। जब वो बच्चा तोतला बोलता है ना, तब वो भाषा अपने को क्या नहीं आती है, समझ में नहीं आती है ना। तो तीसरा भाग अब लिख देते हैं ऐतिहासिक काल। थोड़ा यहां लिख देते हैं, लिखते हैं ऐतिहासिक काल।
तीसरा भाग, अब बच्चा समझ चुका है और लिख सकता है, बोल सकता है, अपने को समझा सकता है, तब हम बात करेंगे ना, तो वापिस से करेंगे किसकी, बेहद तीसरा भाग ऐतिहासिक काल। लिखो वह काल, वह काल जिसमें जिसमें लिपि का निर्माण व पढ़ने में सफल तथा विदेशी साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, विदेशी साक्ष्य मिले हैं। तो ओवरऑल ये अपने हो जाती है इतिहास के तीनों भागों की चर्चा। अब प्यारे साथी, छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं ना, कि वास्तव में भाई हम जो पढ़ रहे हैं ना, जो आपको मैं लिखा रहा हूं, क्या वो एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सवाल कहां से बनता है, मैं आपको बता देता हूं। सवाल पूछ लेते हैं कि इतिहास का वह भाग जिसमें किसी भी प्रकार की लिखित प्रणाली नहीं मिली है, वो कौन सा भाग है। तो तीन ऑप्शन दे देते हैं, चौथा नन ऑफ द दीज दे देते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर साक्ष्य मिले पुरातात्विक, जिसके अंदर इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा पाषाण काल। महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा रहेगा, पाषाण काल। प्यारे साथियों, वह काल स्टोनिक एज आएगा, जिसके अंदर सभी प्रकार की चीजें है ना, वो किसकी बनी है, पत्थरों की बनी है। किसकी बनी है, पत्थरों की बनी है। वहां के औजार, वहां के शस्त्र अस्त्र सभी किसके बने हैं, पत्थरों के बने। पाषाण काल हो जाता है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर प्यारे साथियों साक्ष्य मिले है ना, तो साक्ष्यों के अंदर पहला नाम कौन सा रहेगा, कि भाई पहला रहेगा पुरातात्विक रहेगा, पुरातात्विक, और दूसरा कौन सा रहेगा, साहित्यिक स्रोत रहेंगे। कौन सा रहेगा, साहित्यिक स्रोत रहेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इतिहास के दो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। पहला रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, और दूसरा रहेगा वैदिक सभ्यता। दूसरा कौन सा रहेगा, वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। सिंधु घाटी की लिपि आज तक नहीं पढ़ पाए, और वैदिक सभ्यता। तीसरी बात, तीसरा अपना कौन सा रहेगा, ऐतिहासिक काल। अब प्यारे साथियों, जो ऐतिहासिक काल है ना, उसके अंदर तीन प्रकार के साक्ष्य, तीन प्रकार के साक्ष्य। पहला रहेगा पुरातात्विक, पहला कौन सा रहेगा, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। दूसरा रहेगा साहित्यिक स्रोत, दूसरा कौन सा रहेगा, साहित्यिक स्रोत। और प्यारे साथी, तीसरा रहेगा विदेशी विवरण, तीसरा रहेगा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण का मतलब होता है बाहर के व्यक्तियों ने यहां आकर लिखा है, विदेशी विवरण, ठीक है। चलो अब थोड़ी चर्चा यहां भी कर लेते हैं। इसका जो समय रहेगा ना, समय वो रहेगा मध्य छठी शताब्दी से लेकर, मध्य छठी शताब्दी से लेकर शताब्दी से लेकर निरंतरता तक, ठीक है ना, निरंतरता तक का काल किसके अंदर काउंट हो जाएगा, अपने इतिहास के अंदर काउंट हो जाएगा। ये चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला रहेगा प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने पढ़ाया है, मैंने समझाया है, तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे साथी। ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये अपने इतिहास का विभाजन होता है। इतिहास का विभाजन बेहद शानदार तरीके से समझा। अभी अगला जो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथी, वास्तव में ये जो इतिहास का जनक है, बनी है, विभाजन किया है, किसने किया है, मानव ने किया है, बिल्कुल मानव ने किया। तो भाई जब इतिहास का निर्माण मानव कर रहा है, इतिहास को लिख मानव रहा है, तो पहला मानव बना कैसे, तो पहला मानव बना कैसे, अपने वो जानना है। मानव विकास का सिद्धांत समझते हैं। किसका सिद्धांत समझते हैं, लिख तो, मानव विकास का सिद्धांत, मानव विकास का
मानव विकास का सिद्धांत। अब वो ये समझते हैं भाई, ये जो वास्तव में इतिहास पढ़ते हैं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चाहे पॉलिटी पढ़ते हैं, चाहे इकोनॉमी पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर ये जो मानव का विकास है ना भाई, ये कैसे हुआ, उसके ऊपर क्या तथ्य है, चलो थोड़ा सा समझा देता हूं भाई। हमने हर तथ्य के बारे में कि जब भी आसमान के अंदर कोई तारा टूट जाएगा तब अपने दो चीजें दिमाग में आएगी। अपने वडेरे, अपने पूर्वज मतलब अपने बूढ़े, अपने दादा परदादा अगर हमारे पास में बैठे तो वो एक चीज कहेंगे कि बेटा ये तो तारा टूट गया है, ये जो तारा टूट गया, अब तुम कुछ टूटते तारे के समय आप कुछ क्या कर लो, डिमांड कर लो, मांग कर लो, अपनी इच्छा जता, इच्छा आपकी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ये कौन कहता है, अपना धार्मिक सिद्धांत कहता है, अपने पूर्वजों के से लगातार जो परंपरा चली आ रही है वो कह रही है। जबकि तुम ठहरे साइंस के लौंडे और तुम्हें एक एक चीज रट रखी है तोते की तरह। जब तुम साइंस पढ़कर आए हो तो तुम दादाजी को कहोगे कि दादाजी नहीं, ये सब फेंकू बातें हैं, आपने गोफनी में डाल डाल के बना रखी है। वास्तविक बात ये, तारा टूटना एक क्या है, सिद्धांत है साइंस का। आप पूरी गाथा उन्हें ये बता दूंगे कि भाई तारा इस प्रकार से टूटता है, नीचे आता है, तब तक विभिन्न प्रकार के मंडलों के अंदर उसकी क्या हो जाती है, राख फैल जाती है, वहीं पर वो समाप्त हो जाता है। ये चीजें बताते हो ना। तब सिद्धांत कितने आए, दो। पहला कौन सा रहा, धार्मिक सिद्धांत, दूसरा कौन सा रहा, वैज्ञानिक सिद्धांत। तो अपन पहले बात करते हैं अपने दादा परदादा वालों की बात, यानी कि धार्मिक सिद्धांत की। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे ना, वो किस सिद्धांत की बात करेंगे कि मानव निर्माण के अंदर अपना धार्मिक सिद्धांत क्या बात करता है, धार्मिक सिद्धांत। ठीक है, मैं दोनों बातें करेंगे, पहले धार्मिक सिद्धांत की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब धार्मिक सिद्धांत पढ़ने से पहले मैं कुछ एक चित्र बनाना चाहूंगा कि भाई ये एक बड़ा सा आदमी है, ये उसकी तिरछे ये उसके नैन है, ये उसका बड़ा सा नाक है, और ये उसके पैर से जो कतई जहर इस्माइल है, ये उसकी थोड़ी, और थोड़ी पर काला तिल है। गाना सुना, थोड़ी मारे कालो तिल है, कालो तिल है, कालो तिल है, तो थोड़ी पर क्या है, काला तिल है। फिर अब ये उसकी जंगा है, ये उसके टकने घुटने हैं, ठीक है। फिर ये उसके हाथ रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसकी बॉडी रहेगी। भाई डोले छोले है भाई साहब, बंदा जिम विम जाता है, समझना। चलो फिर ये क्या है, उसके और पैर थोड़े बड़े हो गए ना, राक्षस जैसे लगने लगे ना। अब ये उसके पैर है, ठीक है भाई, ये उसके पैर है। अब इसके माध्यम से आप कहोगे सर ये क्या खेल रहे हो भाई जी, खेल नहीं रहा हूं। अब चलो, एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग। अब मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले मानव का जो धार्मिक सिद्धांत है ना, वो क्या बात करता है। मानव का धार्मिक सिद्धांत एक बात करता है कि मनुष्य की उत्पत्ति आदि ब्रह्मा से होती है। किससे होती है, मनुष्य की उत्पत्ति होती आदि ब्रह्मा से। किससे होती है, आदि ब्रह्मा से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। अभी आदि ब्रह्मा से मनुष्य की उत्पत्ति तो हो जाती है, लेकिन उस उत्पत्ति के लिए अलग अलग स्थान दिए रहे हैं। कैसे कि भाई मुख से क्या बना है, ये क्या है, मुख, ये क्या है, मुख, और मुख, और ये है भुजा, भुजा, ये है जंघा, जंघा, और ये है प्यारे साथी पैर। अब देखो, मुख मतलब चार वर्ण बता रखे हैं, चारों वर्ण बता रखे हैं ना। जाबालो उपनिषद के अंदर चारों वर्णों की जानकारी मिलती है मेरे भाई, ठीक है ना। बिल्कुल, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अब देखो, मुख है ना, मुख, मुख का कार्य क्या, बोलना, यानी कि अपने बोलने का कार्य, ये ज्ञान पाठन का कार्य कौन करते हैं, ब्राह्मण जी। तो मुख से उत्पत्ति होती है ब्राह्मण की, मुख से उत्पत्ति किसकी होती है भैया, ब्राह्मण की। चलो, भुजा से होती क्षत्रिय, क्षत्रिय क्यों, क्योंकि भुजा का कार्य क्या होता है, लड़ना झगड़ना, डिस्को, मतलब ये फाइट। तो फाइट के अंदर कौन आते हैं, पहले फाइट कौन करते थे, क्षत्रिय करते थे। वर्तमान के अंदर मिलिट्री फोर्स बनी है ना, जल थल नभ, उसी प्रकार से। तो जंघा,
जंगा का कार्य क्या है प्यारे साथियों? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जंगा का कार्य क्या रहता है कि जंगा इधर उधर घूमती रहती है ना, कार्य करती है, प्रोसेस के अंदर है, हमेशा गतिशील रहती है। जंगा यानी वैश्य का कार्य। और पैर का मतलब होता है प्यारे साथियों क्षुद्र। क्यों? क्योंकि पैर हमेशा क्या दबाने के होते हैं और या फिर धोख देने के, मतलब चरण स्पर्श के। चरण स्पर्श कौन करते थे? मतलब कि सेवा का कार्य कौन करते थे? क्षुद्र। चारों वर्णों की उत्पत्ति के आधार पर प्यारे साथी उन्होंने क्या किया है, उनका कार्य क्षेत्र भी बांट रखा है। कैसे, मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। देखो यहां बात करते हैं अपने किसकी? वर्ण की। भाई देखो यहां लिख दो वर्ण, लिख दो वर्ण। यहां इसके लिख दो उत्पत्ति कहां से हुई है, उत्पत्ति। ठीक है, यहां इसके लिख दो कार्य कि भाई इसके कार्य क्या थे। ठीक है, चार वर्ण है, चारों वर्णों के नाम लिख देते 1 2 3 एंड 4। चारों वर्ण है। जब चारों वर्णों के क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहला वर्ण कौन सा है प्यारे साथियों? अपने ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा है क्षुद्र। ठीक है, अब यह अपना ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे होती है प्यारे साथियों? आदि ब्रह्मा के मुख से। क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है आदि ब्रह्मा की भुजा से। वैश्य की उत्पत्ति होती है आदि ब्रह्मा की जंघा से। और क्षुद्र की उत्पत्ति होती है आदि ब्रह्मा के पैरों से। किससे? पैर से। चलो अगली बात करते हैं। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से होती है, जिसका कार्य क्या होता है? यज्ञ कर्मकांड। यज्ञ कर्मकांड, यज्ञ कर्मकांड इसका क्या रहेगा? कार्य रहेगा। भुजा से क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम क्या होता है? रक्षार्थ, रक्षा करेगा। जंगा का कार्य क्या होता है? कि व्यापार। वैश्य क्या करेंगे? व्यापार। और क्षुद्र क्या करेंगे प्यारे साथियों? सेवा का कार्य करेंगे या फिर दास्ता करेंगे। चीजें समझ में आ गई? यस या नो? यस या नो बता दो, चीजें समझ में आई कि नहीं आई? पहला वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। चारों वर्णों की चारों बातें होगी। मुख से आपको पता होना चाहिए, बोलने का कार्य ब्राह्मण करते हैं, लड़ने का कार्य सैनिक मतलब क्षत्रिय करते हैं, और घूमने का कार्य क्षत्रिय, वैश्य मतलब कौन करते हैं? जंगा से वैश्य, व्यापार, और पैर से क्या है? क्षुद्र वर्ण क्या करते हैं? दास्ता करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरह से मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब ये तो अपना कौन सा सिद्धांत हो गया भाई जी? ये सिद्धांत हो गया धार्मिक सिद्धांत। लेकिन अब हमारा वैज्ञानिक सिद्धांत भी रहेगा ना। वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है? चलो अब थोड़ी नजर वैज्ञानिक सिद्धांत की ओर भी डाल देते हैं कि भाई अपना वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है। अपना वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है? अपना वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है? अपना वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है? इंपॉर्टेंट चीज रहेगी ना, बिल्कुल। वैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है मानव का विकास होता है ना, वो एक निरंतर कड़ी से होता है। उसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, विकासवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? विकासवाद का, विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? विकासवाद का सिद्धांत दिया है। और जो विकासवाद का सिद्धांत दिया है वो क्या कहता है, मैं थोड़ा समझा देता हूं कि मानो उससे पहले मैं कुछ चीज लिखा देता हूं ना, उसी के माध्यम से हम समझ लेंगे कि भाई ये अपना भारत रहेगा, ठीक है, ये अपना चीन रहेगा, ये अपना रूस रहेगा, ये अपना जापान रहेगा, ठीक है, ये अपना वेस्ट इंडीज रहेगा, वेस्ट इंडीज रहेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना, इसी से समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथी, भारत के अंदर जो लोग हैं ना वो कौन से रंग के हैं? सांवले रंग के, सांवले रंग। ठीक है ना, समझते हो ना, सांवला, न काला न गोरा। ठीक है ना, जैसे मैं हूं भाई, मैं तो काले में आता हूं, आप पता नहीं किस में आते हो। चीन के अंदर पता है ना गोरे लोग रहते हैं। कौन से? चीन में गोरे लोग। और रूस के अंदर प्यारे साथियों कागज है, जैसे
कागजी सफेद रहते हैं, सफेद। और वेस्ट इंडीज के अंदर प्योर काले, काले लोग, ठीक है ना। जापान के अंदर वयोवृद्ध, जापान के अंदर क्या सबसे ज्यादा वयोवृद्ध रहते हैं ना। ये तीनों चीज मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर विकासवाद का सिद्धांत ये कहता है कि भाई आप एक स्त्री और पुरुष को, एक दंपति को, एक जोड़े को अगर मतलब एक काफी टाइम के लिए, एक समय के लिए भारत के अंदर रखोगे और वहां से उनको जनन पैदा होगा, उनकी संतान उत्पत्ति होगी ना, वो भारत के क्लाइमेट को ग्रहण करेगी, भारत की जलवायु को ग्रहण करेगी, भारत के वातावरण को ग्रहण करेगी, वहां के खान पान, रहन सहन और ढंग, इन सभी को वो एक्सेप्ट करेगा। उनको एक्सेप्ट करके भारत के अंदर जब बच्चा पैदा होगा ना, वो सांवले रंग का होगा। किस कलर का होगा? सांवले रंग का, ठीक है। वही दंपति एक बच्चा पैदा होने के बाद में 5-6 साल के लिए कहां चले जाए? चाइना चले जाए या फिर रूस चले जाए, तो वहां पर उनका वातावरण ग्रहण करके, वहां की खान पान, वहां की रहन सहन, वहां का क्लाइमेट, वहां की जलवायु ग्रहण करके वो दंपति जब नई संतान की उत्पत्ति करेंगे ना प्यारे साथी, उस उत्पत्ति संतान की होगी ना, वो एकदम गोरा चिट्टा होगा। कैसा होगा? एकदम गोरा चिट्टा रहने वाला है, ठीक है। ये बात तो पता होनी चाहिए आपको, भाई कैसा रहेगा? गोरा रहेगा। वही संतान, वही दंपति अगर वेस्ट इंडीज चले जाए और वेस्ट इंडीज जाके उनकी संतान की उत्पत्ति करेगा ना, सबसे पहले भारत, और भारत से चीन जाता है, और चीन से वेस्ट इंडीज जाता है, उसकी 3 संतान है, तीनों संतानों के कलर अलग अलग है। यानी कि विकासवाद का सिद्धांत ये कहता है कि जिस समय के लिए, कुछ समय के लिए एक दंपति को अगर किसी अन्य वातावरण पर लेकर जाओगे तो उसकी जो नई संतान की उत्पत्ति होगी ना, वो उस वातावरण के अनुसार पैदा होगी, उस वातावरण के अनुसार पैदा होगी। वो सिद्धांत क्या कहलाता है? वो विकासवाद का सिद्धांत कहलाता है। ये चीज नोट कर लेना। समझ में आया? आर यू श्योर? चलो ओके। विकासवाद का सिद्धांत दिया किसने था प्यारे साथियों? चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। चलो ये मान लिया, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, तो इनकी 2 पुस्तकों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला रहेगा ओरिजिन, ओरिजिन आर स्पीसीज 1859। दूसरा रहेगा प्यारे साथी द डिसेंट ऑफ मैन। दूसरा कौन सा रहेगा? द डिसेंट ऑफ मैन। ओरिजिन आर स्पीसीज, और दूसरा रहेगा द डिसेंट ऑफ मैन, द डिसेंट ऑफ मैन। अब दोनों के माध्यम से मैं कुछ चीज बता देता हूं। ओरिजिन आर स्पीसीज, द डिसेंट ऑफ मैन 1859 और 1871, 71, 1859 और 1871। ये 2 पुस्तकें हैं। ये 2 पुस्तकें अलग अलग बात करती है। ओरिजिन आर स्पीसीज पुस्तक कहती है, ये साथ ही ध्यान में रखना, पिछली नीट जेई के एग्जाम के अंदर आ चुका है। यूजीसी नेट है ना, यूजीसी नेट, उसके अंदर ये आ चुका है, ठीक है ना, कि ओरिजिन आर स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? कि चार्ल्स डार्विन है। देखो 2 पुस्तकें, दोनों अलग अलग बात करती है। पहली पुस्तक क्या बात करती है? पहली पुस्तक बात करती है मानव और कपी। कपी का मतलब होता है वानर। हमने जब भी कभी एक बंदर को बैठे देखा है तो अपने आसपास कोई लड़का खड़ा है या फिर दोस्त खड़ा है, भाई खड़ा है, वो क्या कहेगा? देख देख अपने पूर्वज खड़े हैं। कौन है? पूर्वज खड़े। तो पूर्वज का मतलब क्या होते हैं? अपने बडेरे, अपने दादा परदादा, उससे भी पूर्व पहले के, तो उनको पूर्वज क्यों मानते हैं? कि कहीं ना कहीं बांदरों से अपनी समानता रही होगी। तो ओरिजिन आर स्पीसीज उस पुस्तक की क्या है? मोहर है। वो पुस्तक एक बात कहती है। वो पुस्तक क्या कहती है? वो पुस्तक यह कहती है मानव और कपी के बीच में एक समानता है। लेकिन द डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक कहती है कि समानता तो है, लेकिन उस समानता को समझने के लिए जो बीच का डिस्टेंस है ना, वो जो डिस्टेंस जानना जरूरी है।
और उस डिस्टेंस के बीच में, उस अंतराल के बीच में ये जो परिवर्तन आए हैं ना, कि एक समय मानव 4 पैरों पर चलने वाला था और आज मानव 2 पैरों पर नहीं बल्कि 1 पैरों पर चलने के लिए भी समर्थ है ना, ये शक्ति, ये जो परिवर्तन आया है ना, वो कैसे आया है, उस परिवर्तन को जानना है। तो उस परिवर्तन को जानने के लिए प्यारे साथियों मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि मानवों की उत्पत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, कपिशीय वानर तक का, कपिशीय मानव तक का जो सफर है ना, वो तय करना पड़ेगा। देखो मैं बता देता हूं आपको थोड़ा कि यहां से शुरू करते हैं ना, यहां से कपि या फिर वानर, कपि या फिर वानर से मानव तक का विकास। मानव भी कौन सा, आधुनिक मानव। आधुनिक मानव तक का जो सफर है ना, वो कैसे तय करते हैं, उस सफर को जानते हैं। चलो पहले उस सफर की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर जानते हैं। चलो भैया थोड़ा सफर जानते हैं। सफर, वो कहते हैं ना, सफर में धूप तो आएगी चल सको तो चलो चलो, सफर में धूप तो आएगी तुम चल सको तो चलो। तो अपने को क्या सफर का मजा लेना है ना, अपने को क्या करना है, सफर का मजा लेना है। तो सफर का मजा लो, जिंदगी के मजे लो, कोई बात की टेंशन नहीं लेनी है, नौकरी वगैरह लग जाएंगे सभी साथ में, टेंशन मत लो, ठीक है ना। नौकरी वगैरह क्या है, लग जाएंगे मेरे भाई, नौकरी की चिंता नहीं करनी है। मेहनत करेंगे तो लगेंगे, मेहनत करेंगे तो लग जाएंगे, और मेहनत नहीं करोगे तो प्यारे साथी ये चलो। अब यहां मैं कुछ अंक लिख देता हूं, ठीक है ना, कुछ पॉइंट लिख देता हूं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 और 8। यह जो 8 अंक है ना, इन 8 अंकों की अपने को चर्चा करनी है। चलो 8 अंकों के अंदर मतलब क्या है, यह कपि से वानर तक का, कपि वानर से मानव तक का सफर है, वो मैं आपको एक साथ में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कैसे, चलो सबसे पहला मानव रहेगा प्यारे साथियों रामापिथेकस। कौन सा रहेगा, रामापिथेकस, ठीक है। दूसरा मानव रहेगा प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा मानव कौन सा रहेगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तीसरा रहेगा होमो हेविलस, होमो हेविलस। चौथा मानव रहेगा प्यारे साथियों हेडेल वर्ग, ठीक है। पांचवा रहेगा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। छठा रहेगा नियंडरथल। सातवां रहेगा क्रोमैग्नोन, और 8वां रहेगा होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ये होते हैं 8 मानव, ठीक है। अब इन 8 मानवों की अपने को एक साथ में चर्चा करनी है मेरे भाई, मेरे साथी। कैसे करनी है, एक एक चीज जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि भाई राम कहां गए थे, राम कहां गए थे, कि जंगलों में गए थे। फिर जंगल से कहां आए थे, मैदान में आए थे। तो पहला जंगल में गया, दूसरा मैदान में आया। होमो हेवी, हेवी का मतलब होता है भारी, हेवी का मतलब क्या होता है, भारी। और भारी क्या होते हैं, कि मान लो भाई पत्थर होते हैं, क्या होते हैं, पत्थर। तो हेवीलस यानी कि कारीगर मानव पत्थर तोड़ने की शुरुआत की थी। हेडेल वर्ग, हेडेल का मतलब होता है हेड टेक, यानी सर दर्द छोड़ दो, सर दर्द है छोड़ दो। क्यों, क्योंकि ये एक यूरोपीय मानव है जिसकी अपने को जानकारियां नहीं मिलती है। चलो ये भी बात ठीक है। फिर होमो इरेक्टस, भारत में पाया गया पहला मानव,
नियंडरथल विश्व में पाया गया पहला मानव। और होमो इरेक्टस जिसने क्या की थी भाई लिपि का, नियंडरथल जिसने लिपि का निर्माण किया था, ठीक है ना, उसी प्रकार से चीजें चलती रहेगी। और क्रोमेग्नोन है मानव का नजदीकी पूर्वज, जिसकी इतनी बड़ी खोपड़ी थी हेलमेट जितनी, यानी कि कुल मिला के फिर होमो सेपियंस का मतलब होता है आधुनिक मानव। अब उनकी एक चर्चा करते हैं, चलो। रामापिथेकस ही प्यारे साथी थोड़ी बातें करते हैं ना, कि जंगलों में जाने वाला पहला मानव, कि जंगलों में जाने वाला पहला मानव, मानव का दूर पूर्वज, सबसे दूर पूर्वज, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैंने बताया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्यारे साथियों क्या है, लिख दो, मैदानों में जाने वाला पहला मानव, मैदानों में जाने वाला पहला मानव, ठीक है। सीधे चलने का असफल प्रयास, सीधे चलने का असफल प्रयास, सीधे चलने का असफल प्रयास, ये चीज भी हो जाती, ठीक है। चलो सीधे चलने के, सॉरी है ना, सीधे चलने का असफल प्रयास। फिर अब अगली बात किसकी करते हैं, होमो हेविलेस की। हेविलेस लिख दो, पत्थर तोड़ने की शुरुआत, पत्थर तोड़ने की क्या की थी, शुरुआत। लिख दो, कला को जन्म दिया, कला को जन्म दिया, कारीगर मानव कहते हैं, कारीगर मानव कहते हैं। लिख दो, हाथ का प्रयोग शुरू किया, हाथ का प्रयोग शुरू किया, ठीक है ना, हाथ का प्रयोग शुरू किया। हेडेलबर्ग क्या है, एक यूरोपीय मानव है, क्या है, यूरोपीय मानव। समझ में आ रहा है ना, एक बार देख लो। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक एक चीज लिख देते हैं ना, अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए ना आपको, एक एक चीज अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए भाई। रामापिथेकस, अपना रामापिथेकस क्या कहता है, अपना रामापिथेकस कहता है कि मैं सबसे पहले कहां गया था, जंगलों में गया था। अपने ऑस्ट्रेलोपिथेकस महोदय क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस महोदय कहते हैं मैं सबसे पहले मैदानों में गया, ठीक है। अपने होमो हेविलस महोदय क्या कहते हैं कि मैं कारीगर माना हूं भाई, मैं बड़ा कारीगर आदमी हूं। अपने हेडेलबर्ग जी क्या कहते हैं, मैं तो भाई यूरोपीय माना हूं, मेरी जानकारी मत लेना, मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूं। अपने कहते हैं होमो इरेक्टस महोदय भी है, अपने नियंडरथल महोदय भी है, अपने क्रोमेग्नोन साहब भी है, और अपने आधुनिक जो मूर्ति है ना, इतनी खूबसूरत मूर्तियां मेकअप वाली, तो ये चीजें है ना, ठीक है। चलो भैया चर्चा कर लेते हैं ना, चर्चा। चलो यूरोपीय मानव हो गया। अब बात करते हैं होमो इरेक्टस की। प्यारे साथियों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में पाया गया भारत का पहला मानव नियंडरथल है ना, इसने क्या किया था प्यारे साथियों, लिपि का निर्माण किया था। किसका निर्माण, लिपि का निर्माण किया था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लिपि का निर्माण किया था। और इन्होंने क्या किया था, अंतिम संस्कार शुरू किया था। क्या किया था, अंतिम संस्कार शुरू किया था। और अंतिम संस्कार का शुरू करना मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म के अंदर क्या किया इन्होंने, विश्वास जताया है।
और होमो क्रोमैग्नोन लिख दो, मानव का निकटतम पूर्वज, मानव का निकटतम। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगी उसकी, खोपड़ी बड़ी थी। क्या थी, खोपड़ी बड़ी थी। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस को क्या कहते हैं, अपने आधुनिक मानव कहते हैं, आधुनिक मानव कहते हैं। और सबसे आप क्या हो, बुद्धिमान हो भाई, आप सबसे क्या हो, बुद्धिमान हो। और यह नियंत्रथल क्या है प्यारे साथियों, विश्व में पहला पाया गया मानव, विश्व में पहला मानव, विश्व में पहला मानव। अब जहां तक मेरे को पता है ना, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा कि पहला रामापिथेकस, दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलस, हेडेलबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नोन, होमो सैपियंस। मेरे साथी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलो, तो कुल मिला के अपने मानवों का क्या हो जाता है, इस प्रकार से निर्माण हुआ है। ये जो अपने कहते हैं ना पूर्वज पूर्वज, तो पूर्वजों का लफड़ा आज से खत्म। आज से अपने क्या जाना है कि भाई सबसे पहली चीज हमने क्या जानी थी, सबसे पहली चीज हमने यहां से जानी थी कि भाई ये जो मानव है, कि ये जो इतिहास है, इस इतिहास का शब्द विभाजन जाना था, अच्छी तरह से समझा था कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास को समझा कैसे जाता है, वास्तव में इतिहास को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, ये चीज हो जाती है। अगली बात हमने किसकी की थी कि इतिहास के जनक कौन है भैया, विश्व इतिहास है, भारतीय इतिहास है और अपने राजस्थान इतिहास है। हमने तीनों इतिहासों की बहुत अच्छी तरीके से बात कर ली थी, मेरे हिसाब से सही तरह से समझ में आ गया हो गया। अगली बात हमने की थी इतिहास का विभाजन, यानी कि हमने इतिहास को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से विभाजित किया था। उसके अंदर तीन है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ये तीनों चीज हमने क्या कर दी, एकदम चर्चा कर ली थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो मानव विकास का सिद्धांत क्या कहता है, कि मानवों का विकास कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। धार्मिक सिद्धांत क्या कहता है, पहला सिद्धांत कौन सा था अपना, धार्मिक सिद्धांत क्या कहता है, उसकी हमने चर्चा कर ली। उसके बाद में हमने साइंटिफिक तरीके से मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा कर ली थी। पहला सिद्धांत धार्मिक, दूसरा विज्ञान, और विज्ञान का विकासवाद का सिद्धांत की चर्चा कर ली थी। और चार्ल्स डार्विन की भी हमने बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट करना। उसके बाद में हमने जाना कि वास्तव में हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वज कौन है। कपि वानर से मानव तक का सफर, कपि वानर से मानव तक का जो सफर है ना, वो हमने तय किया था, किस प्रकार से मानव का निर्माण एक वानर से आधुनिक दिमाग जैसे, बुद्धिमान जैसे, आपके जैसे मूर्त पैदा हुई है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आज की हमारी क्लास थी, जिसके अंदर हमने कोशिश की है मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको बेहतर देने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, उसके अंदर हम चर्चा करेंगे इतिहास का पहला भाग जो पाषाण काल है ना, पहला टॉपिक रहेगा ना पाषाण काल, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा प्रागैतिहासिक काल पे चर्चा करेंगे कि भाई उसका खोज किसने की, उसका कार्यालय कहाँ पर है, उसका नामकरण किसने किया, उसे उद्घाटित किसने किया, एक एक चीज हम चर्चा करेंगे। तब तक सभी साथियों को मेरे आपके भाई पंकज बिश्नोई का प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर उसी जोश और जुनून के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।